नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप 5वीं यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में आपने भारत के संदर्भ में कर्क रेखा एवं भारत की मानक समय रेखा के बारे में विस्तार से सीखा था। यदि आपने कल के वीडियो को ना देखा हो तो जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप भारत के क्षेत्रफल एवं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए क्षेत्रफल के बारे में सीखते हैं। दोस्तों, यदि मैं भारत के क्षेत्रफल की बात करूं तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण भूमंडल के क्षेत्रफल का 0.57% है। भूमंडल कहने का मतलब स्थल मंडल एवं जल मंडल इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमशः रूस, कनाडा, चीन पहले आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि सुधार करिएगा। चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि प्रथम स्थान चीन का है। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। तो दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 17.5% है। इसी तरह से दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यदि देखें तो भारत का विश्व में 7वां स्थान आता है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। इसके बाद एक यूनिक पॉइंट है, जैसे भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक उसी प्रकार से भारत के झारखंड राज्य का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। इस प्रकार से एक बार यह प्रश्न पूछा गया था पीसीएस में, और आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके तेलंगाना के रूप में 29वें राज्य का गठन किया गया था। इस प्रकार से भारत में राज्यों की कुल संख्या 29 हो गई थी। इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को डिवाइड करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गए तो इस प्रकार से राज्यों की संख्या घट गई। अब राज्यों की संख्या 28 हो गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी। इसके बाद 26 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके एक कर दिया। अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। इस प्रकार से दोस्तों, वर्तमान समय में राज्यों की संख्या 28 एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों का क्रम घटते क्रम में। तो इस प्रकार से 4 राज्यों को आप याद कर लीजिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो पहला उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,
बिहार और पश्चिम बंगाल। तो आप इसका आंसर उत्तर प्रदेश दोगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो सबको याद है। हो सकता है जो भी प्रश्न बने उसमें उत्तर प्रदेश को ऑप्शन से हटा दिया जाए। और अब आपसे पूछे महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश में से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इन पांचों राज्यों को यदि आप याद कर लेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, प्रश्न आपका सही हो जाएगा। अब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम घटते क्रम में, पहला है राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। दोस्तों जब तक तेलंगाना का गठन नहीं हुआ था तब 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश आता था, किंतु जब तेलंगाना को डिवाइड कर दिया गया तब यहाँ पर 5वें स्थान पर जम्मू कश्मीर आता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया। तो अब 5वें स्थान पर, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 5वें स्थान पर गुजरात आता है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह से जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश एवं सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है। अब भारत के क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 78,114 वर्ग किलोमीटर पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और 37,555 वर्ग किलोमीटर पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, और सीओके चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर मतलब चाइना अधिकृत कश्मीर, मतलब अवैध रूप से जो ये लोग कब्जा किए हुए हैं। पाकिस्तान ने 78,114 वर्ग किलोमीटर पर भारत के क्षेत्रफल पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उसमें से 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को पाकिस्तान ने चीन को दान में दे दिया है और अपनी दोस्ती बढ़ा ली है। तो भारतीय भूमि का प्रयोग दोस्ती बढ़ाने के लिए चाइना द्वारा किया गया है। दोस्तों यदि इसको आप मानचित्र पर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो भारत का मानचित्र दिख रहा है, यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर के मानचित्र को देख रहे हैं। तो देखने के लिए तो पूरा जम्मू कश्मीर भारत के मानचित्र में दिखता है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल है, क्योंकि भले ही पड़ोसी देश अवैध रूप से इसमें कब्जा क्यों न किए हों। यहाँ पर ये जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल दिख रहा है, इसमें से ये क्षेत्र ये पीओके है, पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है इधर साइड में, और इधर ये सीओके है, इधर चाइना द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। और ये जो बीच का क्षेत्रफल है ये इतना, ये भारत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने जो भारत के 74,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है, ये पाकिस्तान ने, और ये चाइना ने सीओके और ये पीओके, ठीक है। तो इसमें से पाकिस्तान ने थोड़ा यहाँ लगभग 5,114 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है रोड निकालने के लिए। तो यहाँ से चीन द्वारा सीधे पाकिस्तान जाने के लिए रोड का निर्माण किया गया है, जो भारत की सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो पाकिस्तान ने भारत की भूमि पर वैसे अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उसमें भी भारत की जमीन को चीन को दान में दिया है। भारत इसका बार बार विरोध करता रहता है।
इसके बाद दोस्तों अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण भूमंडल के क्षेत्रफल का 0.57% है, जबकि स्थल मंडल का 2.40% है। तो जब हम भूमंडल की बात करेंगे तो इसमें स्थल मंडल और जल मंडल दोनों शामिल होगा, और जब स्थल मंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर 2.4% है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं भारत से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहली सीमा जो यहाँ पर लिखी हुई है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था। यह भारत एवं चीन के बीच में सीमा बनाती है। भारत का मतलब भारत एवं चीन की सीमा बहुत ज्यादा बड़ी है, उसमें संपूर्ण सीमा को मैकमोहन नहीं कहते, जबकि जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों डूरंड रेखा की बात करें, यहाँ पर पहले मैकमोहन रेखा आप भारत के मानचित्र पर देखेंगे। मैकमोहन रेखा यहाँ पर भारत के मानचित्र पर आप देख रहे हैं, ये भारत और पाकिस्तान की जो अरुणाचल प्रदेश वाली सीमा है इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसका गठन 1914 में किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली जो रेखा है वह है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा का निर्धारण 1896 में किया गया था। 1896 में किया गया था। यह रेखा भारत यानी कि लद्दाख एवं अफगानिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। दोस्तों जब तक जम्मू कश्मीर का डिवाइडेशन नहीं हुआ था तब जम्मू कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच में सीमा बनाती थी, किंतु जम्मू कश्मीर के डिवाइड होने के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ और अब यह सीमा लद्दाख के अंतर्गत आती है। दोस्तों इसमें से डूरंड रेखा में एक महत्वपूर्ण बात यह है, इसको जानने योग्य बात है क्योंकि यहां से प्रश्न कई बार पूछ लेता है। डूरंड रेखा का गठन डूरंड रेखा का निर्धारण 1896 में किया गया था। यह भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में सीमा बनाती थी, क्योंकि 1896 में भारत का क्षेत्रफल यहाँ तक था, अफगानिस्तान तक था, और 1947 में जब भारत डिवाइड हो गया तो यह पहले भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती थी, किंतु आज यह भारत एवं अफगानिस्तान एवं ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान और ये क्या है पाकिस्तान, आज यह अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। किंतु थोड़ा सा यहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा भारत एवं अफगानिस्तान के भी बीच में सीमा बनाती है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर की लंबी है। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच में सीमा बनाती है, ऑप्शन में भारत और अफगानिस्तान दिया है और ऑप्शन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिया है, तो आपको ऑप्शन में ये वाला टिक करना है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, क्योंकि जो मुख्य सीमा है अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में ही है। लेकिन अगर अलग अलग करके आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर एक साथ दे देता है दोनों ऑप्शन तो आपको भारत वाले में टिक न करके अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान वाले में टिक करना है। इसको आप अच्छे प्रकार से याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगली सीमा है रेड क्लिफ रेखा। जब 1947 में भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ उस समय रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। तो यहाँ पर भारत के मानचित्र में आप देखेंगे ये रेड क्लिफ रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण 1947 में किया गया था। इसके बाद दोस्तों 0 डिग्री की जो रेखा है, 0 डिग्री की सीमा रेखा त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच में सीमा बनाती है। इसको क्या कहा जाता है? 0 डिग्री की सीमा रेखा त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच में सीमा बनाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सीमा से संबंधित प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं भारत के साथ केवल 4 देश
स्थलीय सीमा साझा करते हैं, केवल स्थलीय सीमा। भारत के साथ केवल 4 देश, यहाँ पर 4 देश के बाद केवल होना चाहिए, केवल स्थलीय सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप त्रुटि सुधार करिएगा। भारत के साथ 4 देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान की सीमा केवल स्थलीय है, चीन की सीमा केवल स्थलीय है, नेपाल की सीमा केवल स्थलीय है और भूटान की सीमा केवल स्थलीय है। ये जलीय सीमा नहीं लगते। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल जलीय सीमा वाले राज्य, ये यहाँ पर स्थलीय सीमा नहीं लगती है, केवल जलीय सीमा वाले राज्य मतलब जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी देश का नाम लिया जाता है तब उसे राज्य कहते हैं, तो इसको आप देश भी पढ़ सकते हो। तो श्रीलंका और मालदीव ये पूरी तरह से जलीय सीमा बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों, स्थलीय एवं जलीय सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान और भारत की जो सीमा है स्थलीय भी है और जलीय भी है। पाकिस्तान का जो तट है, समुद्री तट है, उसको मकरान तट कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? मकरान तट। पाकिस्तान का जो समुद्री तट है उसको मकरान तट कहा जाता है। इसके बाद बांग्लादेश की भी सीमा स्थलीय एवं जलीय है और म्यांमार की सीमा भी स्थलीय एवं जलीय है। इसके बाद त्रिपुरा भारत का एक मात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप भारत के मानचित्र पर इन तीनों पॉइंट्स को आप देखेंगे, ये भारत का मानचित्र है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन, 4 राज्य ऐसे हैं। ये अफगानिस्तान हो गया, ये हो गया चीन, ये नेपाल और ये भूटान। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो केवल स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा इनसे मिलती है। इसके बाद केवल जलीय सीमा वाले राज्य मैंने अभी आपको 2 बताए थे। केवल जलीय सीमा वाला राज्य श्रीलंका है, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्थलीय सीमा नहीं लगती है। और यहाँ पर एक छोटा सा देश है, आप मैप में देखेंगे, मालदीव। तो 2 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से भारत से जलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसके बाद स्थलीय एवं जलीय सीमा वाले राज्य, यहाँ पर आप भारत के मैप में देखेंगे तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान की इधर ये स्थलीय सीमा है और इस साइड में जलीय सीमा है। पाकिस्तान का जो समुद्री तट है बहुत छोटा है और इसे क्या कहा जाता है? मकरान तट कहते हैं। इसके बाद ऐसे ही बांग्लादेश को आप देख रहे हैं, बांग्लादेश की ये स्थलीय सीमा भी है और इधर साइड में जलीय सीमा भी है। इसके बाद इसी तरह से म्यांमार को यदि आप देखेंगे तो म्यांमार भी भारत के साथ स्थलीय सीमा एवं जलीय सीमा दोनों बनाता है। यहाँ पर ये म्यांमार है। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात है त्रिपुरा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भारत का राज्य त्रिपुरा है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कई बार यह पीसीएस की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपसे भी यह पूछा जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न होते हैं उनमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे पीसीएस से उठा लेता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण बात है अब हम बात करते हैं तटीय सीमा वाले राज्य। तटीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं? यहाँ पर आप देखेंगे भारत के तटीय राज्यों की संख्या 9 है। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं जिनकी समुद्री सीमा है। 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि पश्चिमी तट पर
कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्री सीमा वाले हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल। ये 5 राज्य पश्चिम तट पर समुद्री सीमा साझा करते हैं और पूर्वी तट में 4 राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। इस प्रकार से 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा को साझा करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर इसको आप मैप में देखें, मैप में इसलिए मैं बार बार समझा देता हूं कि अगर कोई चीज़ भूगोल में यदि आप मैप में देखते हो तो वह आपको कभी भूलती नहीं है, याद रहती है। पश्चिम में आप देखेंगे क्रम से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इसके बाद कर्नाटक के नीचे ये केरल आता है। 5 राज्य पश्चिम में समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। इसी तरह से हम यदि पूर्वी सीमा की बात करें तो यहाँ पर पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश और सबसे लास्ट में दक्षिण में यहाँ पर तमिलनाडु है। ये समुद्री सीमा को साझा करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्री सीमा को साझा करते हैं। दमन दीव, कौन कौन से हैं? दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इनको आप याद रखिएगा, इनको आप जो है मैप में देखेंगे। मैप में यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो कौन कौन से राज्य हैं? 2 राज्य तो बड़े बड़े हैं, आपको दिख रहे हैं। एक जो है इधर अंडमान निकोबार है, इसकी सीमा जलीय है और सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य भी है, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश है। और ये क्या है? लक्षद्वीप। 2 हो गए। तीसरा है यहाँ पर पुडुचेरी है। पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में स्थित है। यहाँ पर ये जो मुख्य पुडुचेरी है, ये मुख्य पुडुचेरी है, ये तमिलनाडु में स्थित है मुख्य पुडुचेरी। और कराईकल तमिलनाडु में स्थित है पुडुचेरी का मुख्य भाग। पुडुचेरी और क्या है? कराईकल। यह प्रश्न आपसे कराईकल पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों पर स्थित है। तो पुडुचेरी और कराईकल मेन तमिलनाडु में है। और इसके बाद जो यनम है, यनम आंध्र प्रदेश में है। यनम और माहे ये भी पुडुचेरी का ही भाग है, यह जो है केरल में स्थित है। तो 3 ये हो गए। इसके बाद चौथा केंद्र शासित जो प्रदेश है ये दमन एवं दीव है। ये दमन दीव यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है। और अब क्या है? और यहाँ पर गुजरात एवं महाराष्ट्र की सीमा पर दादरा नागर हवेली दिया हुआ है, जिसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती थी, किंतु अब इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में मिला दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है सर्वाधिक लंबाई वाला तटीय राज्य गुजरात है एवं सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है। यह प्रश्न तो बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। इस प्रश्न को आप मत भूलिएगा। सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य गुजरात है और सबसे कम गोवा है। इसके बाद इन राज्यों का कई बार क्रम भी पूछ लेता है, तो इसको आप याद रखिए। सर्वाधिक जलीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं केरल। तो आपसे पूछा जा सकता है इनमें से सर्वाधिक तटीय सीमा वाली लंबाई वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ऑप्शन में होंगे। आपको गुजरात में टिक करना होगा, क्योंकि गुजरात तो पूरी तरह से पॉपुलर हो चुका है, इस प्रश्न को सभी लोग जानते हैं। तो हो सकता है ऑप्शन में गुजरात न रखे, अब आपसे पूछे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं केरल, इनमें से सबसे अधिक तटीय सीमा किसकी है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं गोवा में सबसे कम तटीय सीमा वाली लंबाई वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है गोवा। इसको दोस्तों आप अच्छी प्रकार से याद रखिएगा। मैप में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये जो गुजरात है, गुजरात की तटीय सीमा यहाँ से शुरू होती है, ये यहाँ से, और ये पूरी खंभात की खाड़ी होते हुए ये पूरी सीमा हो जाती है गुजरात की।
तो गुजरात की सीमा सर्वाधिक, तटीय सीमा सर्वाधिक है, और गोवा तो छोटा राज्य है जो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के बीचों बीच में स्थित है। इसकी तटीय सीमा की लंबाई बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो मुझे उम्मीद है आप सॉल्व करोगे। इसके बाद दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आप दिन प्रतिदिन इसका नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, किसी पॉइंट